गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत के फाइनल राउंड का आगाज हो चुका है। आज ये तय हो जाना चाहिए कि हुकूमत असेंबली तहलील करेगी और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे या फिर सियासी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट और जो है पाकिस्तान का, उसने गुज़िश्ता समात पर सियासतदानों को मिल बैठ कर मामलात हल करने का मौका फराहम किया था। टाइम लग यूं ही रहा है कि सियासी जमातें इस मौके से फायदा उठाने के लिए खुद ही तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की बजाय पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बतौर महाज इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यूँ समझ लीजिए वो आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं एक मुल्क के अहम तरीन इदारे के ऊपर अटैक करने के लिए। इस बुनियाद पर पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह माजी में हम कौन सी मिसाल दें, शायद माजी करीब के माजी में तो आपको इस किस्म की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। हुकूमत मुसलसल ये तासुर दे रही है कि जैसे 90 रोज में इलेक्शन करवाने की कोई शिक आइन में सिरे से मौजूद ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन का फैसला देकर कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद कर दिया हो। चीफ जस्टिस को पहले अपना घर ठीक करने का ताना दिया जा रहा है, यानी इन अदर वर्ड्स चीफ जस्टिस को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन शायद कल रात का चीफ जस्टिस का इशाया इस बात का वाज़ेह जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, वेल ऑल बट वन। कल रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के एजाज में इशाया दिया जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा दीगर तमाम 14 जजेस ने शिरकत की। इस इशाये का मकसद जजेस के माबैन इख्तलाफात की अफवाहों को खत्म करना था। चीफ जस्टिस ने तो अपने घर को ठीक कर लिया, लेकिन कौमी असम्बली में आज भी यही ताने दोहराए गए। आज कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया पहले अपना घर ठीक करे, हम किसी और वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं होने देंगे। बड़ी धुआंधार जज्बाती तकरीर की है डिफेंस मिनिस्टर ने। लेट्स वॉच हिम। हमें सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया। हमारे यहाँ पे मुतअद्दिद पार्टियां आई हैं, चली गई हैं, जिनमें आपस में क्लैश होना जो है सियासी जो है वो एक फितरी बात है। लेकिन आप मुझे बताएं वहां 15 आदमी बैठे हुए हैं आपस में लड़े। अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बलि चढ़ाया जाया करते थे। क्विक रिमाइंडर, इस हवाले से जो पाकिस्तान की तारीख है वो बड़ी तल्ख है, लेकिन अगर इआदा कर लिया गया है, इसको तब्दील करना है तो तरीक़ाकार क्या होगा। मगर ये आइसोलेटेड स्पीच नहीं थी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारर ने अदलिया पर मखसूस सियासी जमातों के लिए सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया। ये इल्ज़ाम मुसलसल अब लग रहा है। लेट्स वॉच हिम। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी कि कोई और लाहौर हाई कोर्ट का जज नहीं मिला परवेज इलाही साहब की जमानत की दरखास्त सुनने के लिए कि उनके खानदान के एक फर्द को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो देखिए, जब तक ये मामला चलेंगे, एक तरफ पार्लियामान के इख्तियारात पर कदगन लगाई जाती है, उसको नहीं माना जाता, दूसरी तरफ एक मखसूस सियासी पार्टी के लोगों को सहूलतकारी फराहम की जाती है। ये दोहरा निजाम अदल जिसमें पार्लियामान पर कदगन है मगर एक पोलिटिकल पार्टी के लिए सहूलत है, ये इस मुल्क में चल नहीं सकता। हुकूमत की जानिब से जजेस को निशाना बनाने की मुहिम कई रोज से जारी है। मुलाहिजा कीजिए। हम 3 मेंबर बेंच के फैसले को नहीं मानते जनाब स्पीकर, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। जनाब स्पीकर, इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपना अक़लियती फैसला में भी जो वो अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। 15 जज हैं, वो आपस में तो इत्तेफाक कर नहीं सकते। हमें कहते हैं कि आप इत्तेफाक करें। आप 140 नंबर पे हैं। दुनिया में आपने हमें जलील किया हुआ है। बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। इस वक्त जो सहूलतकारी जो है PTI की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं।
आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा आसिफ की जो जारहाना तकरीर है, आपका क्या ख्याल है, इससे क्या नजर आ रहा है? फिर ये भी उन्होंने कहा कि अदालत ये चाहती नहीं है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। ये किस कदर संजीदा इल्जाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम है ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन इन्हें तकरीर नहीं कहा जा सकता। इन्हें नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल, अदलिया पर खुदकश हमला और गैर महज़ब वज़ीर की गुफ्तगू है। मुझे ये बताएं, ओ भाई, आप कह रहे हो कि हम अपने वजीर किसी पीएम को कुर्बान नहीं करने देंगे। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो आप लोगों ने ख़त्म की। आपने इमरान खां की हुकूमत के खिलाफ उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट बकौल इमरान खां के कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर कमर गिराई। अपनी हुकूमत बकौल इमरान खां साहब के उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गई। आज भी जो आपने चंद दिन पहले इत्तेमाद का वोट लिया है, वो तो ताकतवर हल्कों की मर्जी से लिया है। पल्ले नहीं थेला तो कर दी मेला मेला। मतलब है सारी जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए हर सियासी जमात काबिल एहतराम है। इतनी तस्लील मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के अल्फाज हो, ख्वाजा साहब के हों या दीगर और के, कभी कहीं होते हैं। लेकिन ये माफ़ी चाहता हूँ अदलिया को भी, आपने भी अदलिया अपने लाडले रखे हुए हैं। कोई शरीफ आदमी वैसे बात करे तो तौहीन अदालत। ना ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते हैं, ना हाई कोर्ट को समझते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं। इन्होंने तो ऐसी बुसीदा किस्म की रवायात बना दी हैं कि ना इन्होंने, मैं तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इसमें अदलिया भी कसूरवार है। क्यों नहीं इन्हें बुलाती? ये शहीद होना चाहते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ख्वाजा साहब आसिफ साहब मोहतरम साहब की तकरीर पे एतराज़ कर रहा हूँ, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव मोहतरम साहब कह रहा हूँ। इन्होंने तो जजों को ऐसे कर दिया है कि सिर्फ कि कुछ लोगों की हमायत हासिल है, वो उन्होंने इनको कहा कि आप फिक्र ना करें। ये जमहूरियत है कि एक बंदा अगवा और 10-12 दिन पता ही नहीं चले उसको कौन ले गया, बरहना किसने किया। ये जमहूरियत है कि लोगों के बरहना करके उसके हसास आज़ादों पर तशद्दुद किया जाए। ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। ख्वाजा साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करो जो आप में नहीं है। इमरान खां भी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जिस पे वजीराबाद पे हमला हुआ था। 2 पर्चा, इतनी जुर्रत है, मर्द बनो, फिर बहादुर बनो। ये जमहूरियत है कि साबिक चीफ जस्टिस चाहे आसफ सईद खोसा साहब हो, चाहे मोहतरम साकिब निसार साहब हो, हर एक के बारे में गलीज गुफ्तगू करना, उनकी फैमिली के दर्जनों लोगों के टेलीफोन टेप कराना। अगर ये जमहूरियत हो तो फिर हम इस जमहूरियत के बागी हैं, कर लो जो करना है फिर। ओके, इंटरेस्टिंग। आई कम टू यू मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लीगली जो अब मामला चलेगा, उसमें कानून क्या कहता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि पार्लियामान सुप्रीम है, एक तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बल्कि कहा क्या जा रहा है ऑर्डर्स हैं। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड और कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया है। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब करते हैं। सो अब ये टिट फॉर टैट चल पड़ा है। इसमें कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो जरा कानून और आइन के दायरे के अंदर तो हो नहीं रहा। और ये हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये एक लंबी ट्रेजेक्ट्री है। अगर उसके अंदर हम पड़ गए तो फिर वक्त निकल जाएगा। इतना वक्त शायद है भी नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर हो रहा है, ये आपने दुरुस्त इस्तेलाह इस्तेमाल की है, टिट फॉर टैट ही है। और मसल फ्लेक्स किए जा रहे हैं दोनों जानिब से। पार्लियामान अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही है और सियासी जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद है, ऐसी एक कोलिशन गवर्नमेंट है और खुद को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनकी पोजीशन इस वक्त है नहीं। पार्लियामान खुद नामुकम्मल है। लेकिन ये सारी बहस अपनी जगह कि पार्लियामान कितना कमजोर है, सियासी जमातों का मौकफ कितना कमजोर है। मामला बड़ा सादा सा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तारीख हमारे मुल्क में या अदालती तारीख अच्छी होती तो शायद आज हम इस जगह पर ना पहुंचे होते।
आज अगर मुस्लिम लीग नून के साथ खास तौर पे मैं कहूँगा, ये अपना बोया हुआ काट रहे हैं। इसलिए कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी तो उसकी पिछली दीवार के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत करती रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, और इफ्तिखार चौधरी साहब की जो जुडिशल एक्टिविज्म थी और जो जुडिशल ओवर रीच थी, उसका जो बीज बोया गया, बीज आज वो एक बदबूदार दरख्त बन चुका है। और जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद को कंडक्ट किया और अपने मामलात चलाए, अदालत चलाई, उस वक्त की और आज की अदालत में फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त यूनिजन थी, 17 जजेस इफ्तिखार चौधरी के साथ थे, और उस वक्त भी हम ख्याल बेंच बनते थे। खैर, हम ख्याल बेंच आज भी बनते हैं। आज की अदालत में सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है। मसला ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिफा में मौजूद है चीफ जस्टिस के, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब के दिफा में मुस्लिम लीग नून मौजूद थी। आज मुस्लिम लीग नून को ये लग रहा है कि जो अदलिया कर रही है वो दुरुस्त नहीं है। यही और मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये वहां पे पिटिशन लेके जाया करते थे, ही वाज ऑन द अदर साइड, आप राइटली पॉइंटेड आउट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो ये कर रही है हुकूमत, ये क्या अदलिया के रिफॉर्म के लिए कर रही है या अपने मामलात के लिए कर रही है? देखिए, इसके अंदर एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट का एलिमेंट है उसको तो आप कतई नजर नहीं कर सकते ना, उसको ये आप नहीं कह सकते, उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। हुकूमत का वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिल्कुल है, और हुकूमत ने हमारे मुल्क में कोई पहली दफा तो है नहीं कि पर्सन स्पेसिफिक या इंटरेस्ट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई हो। पहले भी की गई। 2012 में पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बचाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया, अदालत ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया कि वो आइन से मुतसादिम है। यहाँ पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो अदलिया की आला अदलिया के अंदर जो सुओ मोटो नोटिस का इस्तेमाल या सुओ मोटो नोटिस के अंदर या 184(3) के केसेस के अंदर जो अपील का हक है, इसकी बहस तो बार काउंसिल्स बहुत पहले से कर रही हैं, ये कोई नई बात नहीं। हाँ, जिस लम्हे का जिस वक्त का इंतखाब किया गया उसके ऊपर बिल्कुल सवालात उठाए जा रहे हैं और उठाए जाने भी चाहिए कि ये वक्त ही क्यों। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्डक्ट है यहाँ पर जज साहिबान का, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का, खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब का, वो भी कोई आइन या कानून के पैराए में तो है नहीं फ्रैंकली। वो इसलिए कि ये मैं तो बड़ी सादा सी बात ये करता हूँ कि अब तक चीफ जस्टिस साहब को बाकी इल्जामात छोड़ें जो सियासी तकारीर के अंदर बोले जाते हैं या कहे जाते हैं, वो तो चले एक और मामला है, या पार्लियामान में खड़े होकर तकरीरें की जाती हैं। दो वफाकी वज़रा, एक ने एक इल्जाम लगाया खुलम खुला और दूसरे वफाकी वजीर ने उसकी तायीद की। राइट। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि पिछले चीफ जस्टिस जब आज के चीफ जस्टिस साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाजवा साहब के साथ उन्होंने साजबाज रखी और उनके थ्रू इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया कि हमने जूनियर जजेस को लाना है तो हुकूमती वोट जुडिशल कमीशन में हमें दिलवाया जाए, हमारे नॉमिनी को दिलवाया जाए, जिसपे आजम नजीर तारड़ साहब ने माफी भी कहा, जी मैं माफी मांगता हूँ, जूनियर जजेस को एलिवेट कराया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तायीद की और बाकायदा तौर पर कहा यह दुरुस्त है। अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है तो इन दोनों शख्सियात के खिलाफ लाइबल लॉज के तहत भी काम होना चाहिए, इनको ओहदों से अलग करवाना चाहिए और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होनी चाहिए। ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि मामलात वैसे नहीं चल रहे, आइडियल नहीं चल रहे। देखिए, अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो माजरत के साथ फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा आइन और कानून चल रहा है और कौन सी आइन की पासदारी हो रही है। right. अगर हमने जूनियर जजेस एलिवेट कराने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोलूजन करके और मनूवरिंग करके तो फिर कौन सी आइन की पासदारी हो रही है। और जिस तरह से जजेस को पिक एंड चूज करके बेंचेस बनाए जा रहे हैं तो ये कौन सी आइन की पासदारी हो रही है। जब आप अपने सीनियर प्यूने जज को अपने साथ एक बेंच में नहीं बिठाना चाहते और पिक एंड चूज करते हैं आप केसेस को लगाने में, तो फिर ये कौन सी आइन की पासदारी होगी। ओके, इफ यू अलाउ मी, और मकबूल जान साहब, थैंक यू सो मच। आज आपने खान साहब का इंटरव्यू भी किया है और उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चल रही है, कुछ मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा मुल्क को नुकसान रिश्वत कल्चर ने पहुंचाया, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुल्क के इदारे तबाह किए गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने आइनी दार इख्तियार में रहते हुए 2 असेंबली तहलील की और 90 दिन में इंतखाबात होना आइन में वाज़े है, लेकिन आज सिर्फ इसी खौफ से कि हम इंतखाबात जीत जाएंगे आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये हर तरफ यही बात कही जा रही है, चाहे आपका जो भी नुक्ता नजर हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक ने आपके खिलाफ कहा है कि आपको ऑफर किया जाए, रिकमेंडेशन दी है, FIA को कार्रवाई करने की सिफारिश दी है क्योंकि आपने इमरान खान को कायदे आजम से बड़ा लीडर कहा है। इज दैट ट्रू एंड इज दिस अ क्राइम? पहले मैं इसका जवाब दे दूं
जो आपने इसका कहा है उसके ऊपर मैंने बकायदा एक कॉलम भी लिख लिया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर शेख रुहेल अस्कर साहब ने मेरी इस पूरी की पूरी वीलॉग को अंदर से एक लफ्ज सिर्फ निकाल के फिक्रा, उसको शायद सुना है कहीं और उसके बाद बात कर ली, मैंने कॉलम भी लिखा उसके ऊपर। मेरा बुनियादी तौर पर यह था कि कायदे आजम के जमाने में जो उलमा का रवैया कायदे आजम के खिलाफ था, उनको इंसिनुएट करने का, उनकी पर्सनैलिटी को खत्म करने का, वही रवैया आज तक कायम है, इमरान खान तक मौजूद है। यही रवैया इमरान खान, मेरा बेसिकली इशू यही था कि ये बुनियादी तौर पर उस वक्त से लेता, और मैंने एक और बात उसमें कही थी कि कायदे आजम को उसके दुश्मन इतने जालिम नहीं मिले थे जितने इमरान खान को मिले हैं। यानी आप अंदाजा करें कि अंग्रेज बुरा से बुरा रूलर भी था, लेकिन जो ये गुज़श्ता एक साल गुजरा है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल है, मैं समझता हूं। मैंने भी 50 साल की जिंदगी गुजारी है, और मैं भुट्टो के दौर में जेल में रहा हूं, मैं याह्या खान के दौर में थोड़ी सी जेल में रहा हूं, मैंने बाकी जगहों पे देखा है। मैंने इस तरह का जुल्म का दौर जो है, बर्बरियत का दौर जो है, मैंने अपनी जिंदगी में 87 साल की उम्र में नहीं देखा। तो उसके बारे में मैंने कहा था, इस मगरबी पाकिस्तान के एरिया के अंदर जो ओवरऑल सिचुएशन है, उसमें इमरान खान, केपीके में कायदे आज़म के खिलाफ गवर्नमेंट बनी थी, डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट थी, बलूचिस्तान के अंदर भी खान ऑफ कलात का, तो उसका एक कंपैरिजन था जिसको उन्होंने उठा के तौहीन पता नहीं क्या ये वो, वहां किसी ने सुना नहीं। अगर मैं शुक्रगुजार हूं मोहसिन दावड़ साहब का, मैं शुक्रगुजार हूं उनका मदारी साहब का, उन्होंने कहा कि भाई ये अगर ये रस्म चल निकली तो फिर कमाल हो जाएगा, फिर तो कोई तारीखी हकायक बयान ही नहीं कर सकेगा ना जिंदगी के अंदर। और ये मेरा वीलॉग उसमें भी मौजूद है बाकी चीज। अब मैं आता हूं आपकी रूल ऑफ लॉ की सूरत पर। मुनीब एडवोकेट हैं, मैं छोटा सा लॉ का तालिब इल्म। हैरान बात होती है कि आप कहते हैं इल्जाम में एक बंदा लगा दे, और जिस पे इल्जाम लगता है वो जवाब दे दे। इल्जाम लगाता है कि मैंने, उनके कहने सबसे पहले तो उनको अपनी वजारत से इस्तीफा देना चाहिए कि मैं इतना नालायक था, मैं इस हद तक प्रेशर के अंदर आ गया कि मैंने एक जनरल बाजवा के कहने पर 2 जज जो है उनमें वोट दिया। आप ना वोट देते, आप इतने गैरतमंद थे तो उसमें गैरत दिखाते। ये कहां की इंसाफ आ गया कि जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, या तो आपके पास कोई सबूत मौजूद हो उस इल्जाम का, तो फिर तो आप सामने ले। मौर्य साहब, जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं, सब लोग अपने कन्फेशंस तो कर रहे हैं। ये तो जाहिर है जब जिस वक्त वो चीज थे उस वक्त नहीं बात कर सकते थे लोग। मैं नौकरी में था, 16 साल मेरी नौकरी रहती थी, मैं उस दौरान मुशर्रफ के खिलाफ बोलता रहा हूं। मुझे हक हासिल है कि मैं बोलूं कि मैं नौकरी के दरमियान बोलता रहा हूं। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बोलता है वो झूठ बोलता है, जूतियां मारनी चाहिए उसको। ये कौन सी बात हुई कि जब आप उस वक्त उनके साथ थे तो उस वक्त ठीक है, बाद में आप इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। माय पॉइंट इज हर कोई नहीं बोल सकता। इन्वेस्टिगेशन में लॉ का बेसिक प्रूफ प्रिंसिपल है, ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द एलेजर। सबसे बुनियादी पुस्तक ये कानून, ये आईन उठा लें, जो इल्जाम लगाता है साबित करना उसकी जिम्मेदारी है। ठीक, मुझे को कहे तुम खड़ा होकर कहते कोरिया मकबूल जहां रिश्वत लेता रहा है, सबसे पहले वो मुझे साबित करे कि उसने करना है, मैं को जवाब दूं। इससे तो हर शरीफ आदमी की पगड़ी उछाल सकते हैं आप दुनिया के अंदर। दो वजीर साथ दे दिया, ओ भाई क्या हैसियत है। और फिर एक अजीबोगरीब बात ख्वाजा आसफ ने कही है कि जी ये बलि चढ़ाएगी। आप मुझे बताइए, अहमद रजा कसूरी के बाप की पुलिस के साथ कोई जाती दुश्मनी थी? पुलिस का उसने कोई घर कब्जा किया हुआ था? क्यों मारा गया? ठीक, मैं उस केस की डिटेल जानता हूं, मुझे पता है, मैं पढ़ी है, एक एक चीज पढ़ी है, मैं खुद उसको अटेंड करता रहा हूं। फिर मुझे बताइए, क्या यूसुफ रजा गिलानी किसी और आदमी के लिए अगर वो असद जरदारी ना होता खत लिखने से इनकार कर सकता था? उसने फौरन खत लिखना था, उसने कहा जाओ जहन्नम में, इस पे केस करता है तो चले। आपने पाकिस्तान के अंदर यह समझ लिया हुआ है कि आप पार्लियामान में आ गए हैं तो आपके ऊपर कोई जुर्म भी साबित नहीं किया जा सकता। आप कत्ल कर दें तब भी आप मावराए आइन हैं, आप किसी आदमी की जायदाद जब्त कर दें तब भी आप ये तो अच्छा। फिर एवन फील्ड का जो केस है, क्या इट वाज नॉट ए क्रिमिनल केस? ये कोई लीगल केस था? राइट, ठीक है। तो आपका पॉइंट आ गया है। अच्छा काज़मी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लग रहा है कि अभी इस वक्त जारी है बातचीत, कुछ नतीजा निकलेगा आपको लग रहा है इसमें से?
देखिए लगता तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो ये एक पॉजिटिव साइन है, बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से अगर वो कोई नतीजा निकाल सकते हैं फिर तो ठीक है, पर मुझे लगता नहीं है जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं। आज आपने पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें भी सुनी, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अदलिया के हवाले से जो उन्होंने गिले शिकवे किए, इसी पार्लियामान में वैसे वो दीगर इदारों के हवाले से भी काफ़ी तकारीर माजी के अंदर कर चुके हैं। और दूसरा मसला ये है कि उन्होंने एक और बात भी वहां पर फरमाई कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को बलि नहीं चढ़ाना, और उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी नाम ले दिया उन्होंने कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई। उस वक्त मियां साहब कहते थे यूसुफ रजा गिलानी पहले घर जाओ, ये जानवरों का माशरा नहीं है, ये इंसानों का माशरा है। तो वो तो जनाब आपने उनको भेजा था। तो इशू ये है कि यहां पे इस वक्त चीजें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं, पर बहस हो रही ये है कि इस वक्त चीजें फैली भी जो है ना। साल पहले प्राइम मिनिस्टर जब गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का पूरा हाथ है, मतलब उसका एक रोल है, हाथ को अगर चेंज कर दें। इट वाज थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जब रूलिंग को निकाला गया है। बिल्कुल, पर प्रॉब्लम ये है कि देखें ना, जो बहस इतनी फैल गई है, हम रोज उसके एक नुक्ते को पकड़ते हैं, दूसरे नुक्ते को पकड़ते हैं, उस पर बहस आगे बढ़ाते हैं, लेकिन असल इशू वही है कि इस नहज पे हम पहुंचे क्यों हैं। वो हम इसलिए पहुंचे हैं कि जो वफाक के अंदर हुकूमत है वो 2 सूबों में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। आइन और कानून को उन्होंने बिल्कुल साइड पर रख दिया है। आज औरिया साहब के हवाले से भी उधर बड़े इल्जामात लगाए गए, तो मेरे ख्याल में पता नहीं, मैंने तो सुना कि FBI को भी वो भेज रहे हैं। ये यहाँ पे देखें ऐसी शख्सियत भी है। लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग ये बात लगी है कि ये बात कहना ये जुर्म है कि अगर आप समझे कि कोई नहीं। मसला ये देखें कि यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होके सॉरी टू से मां बहन की गालियां दी जाती हैं और फिर ये तोजी पेश की जाती है ये तो हमारा कल्चर है। तो ये किस मौजूद शख्सियत ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी थी और फिर क्लेम किया था कि ये कल्चर है हमारा। तो मसला ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, या वो कल्चर के नाम पे हो रहा है, या वो आइन के नाम पे हो रहा है, या वो कानून के नाम पे हो रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पूरी कौम के सामने है। मैं मुनीफ साहब आपकी तरफ आऊंगी इसकी लीगल इंप्लीकेशन के लिए, लेकिन भट्टी साहब आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब के एक्टिव मेंबर रहे हैं अभी भी सीनियर पोजीशन पे। ये इस वक्त फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान की रिपोर्ट है मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 140 causes of threats and attacks against journalists, media professionals and media organizations were reported in Pakistan between May and March 2023। पूरी रिपोर्ट में खौफनाक हकाइक जो इस वक्त रिपोर्टर्स के हैं और जर्नलिस्ट के साथ हो रहे हैं वो इसमें मौजूद हैं, और ऐसा ही होता रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान में। अब ये नया तरीक़ाकार हो रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है? क्या बैन कर दिया जाना चाहिए और ये मकबूल जान साहब को? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, फरीहा एक तो नहायत मैंने कहा है, इमरान हो या नवाज शरीफ, मेरे लिए हर सियासतदान काबिल एहतराम है। ऐसी की तैसी और या मकबूल जान पे बैन लगा के दिखाओ। मैं उस वक्त ट्रेड यूनियन का सदर था जिस मुल्क में एक थी, और ये इनके लीडर भगोड़े नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए थे 2006 में। बेनजीर साहिबा नहीं थी, 87 दिन मैंने जुलूस निकाला है और इस जिस्म से खून बहाया है। इन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी क्या दी है, जमहूरियत लिए किया है, लगा के दिखाए हैं ये हमने शराफत क्या छोड़ी, पूरा मुल्क ही बदमाश होने लगा। वो तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं फरीहा हल्फन कह रहा हूं, मैंने मुशर्रफ दौर भी देखा, सारा देखा, जितनी बदतरीन खबस मज़हक़शुदा सहाफत पे कदगन आ जाए ना, कभी नहीं थी, ना हो सकती है। शहीद अशरफ शरीफ की दुनिया में मिसाल बता दें, इमरान रियाज, समी इब्राहिम पे 20-20 पर्चे किस दौर में इसके अलावा हुए हैं? ज़ियाउल हक का दौर ले लें, उसमें जरूर फांसियां लगी, कोड़े पर लगे, लेकिन 30-30 पर्चे बताएं। ये पार्लियामेंट में खड़े ज्यादा मुकद्दस है, ये औरिया मकबूल जान से करैक्टर में ज्यादा अच्छे हैं। कहते हैं अदालती हमारी तारीख अच्छी नहीं। हाँ, जमहूरी तारीख बताता हूं, ये लगड़ बगड़ यूब के दौर से पैदा हुआ, उनकी गोद से, ज़ियाउल हक की गोद से कौन सा पैदा हुआ? एक हुकूमत बताएं जो अवाम के वोटों से आई हो, एक हुकूमत ज़ियाउल हक के दौर के, जिसमें वो भी 3-4 का फैसला था मौत का भट्टो की, उधर भी इख्तिलाफ राय थी, उधर तो तुम्हें नजर नहीं आती। जस्टिस कयूम को टेलीफोन तुम्हें नजर नहीं आता। इफ्तिखार चौधरी राना सनाउल्लाह के साथ मिलके नवाज शरीफ के घर जाता था तो उधर तहरीर होती थी कि इन्हें बरी करना, टाइम बार केस सुनना है। वो यार, तुम जज अपनी मर्जी के चुनोगे?
अनबिलीवेबल है। कल को ये कह देंगे आर्मी चीफ अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, कोर कमांडर 3 सीनियर 3 करेंगे। भाई आइन बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन आइन अगर मावराए आइन होगा, कानून साजी करोगे तो उसकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी। मादी में भी अगर किसी से गलत हुआ तो वो भी गलत हुआ, राइट। आज भी अगर गलत हुआ है, लेकिन आज से ज्यादा बदतरीन सहाफत पर कदगन मेरी पूरी सहाफत में नहीं लगी। मैंने हर दौर देखा है, और मैं आपको क्या बताऊं, साबिक चीफ जस्टिस को धमकियां दी जा रही हैं। यार कभी ये हुआ था कि 15 के 15 जजों की फैमिली के सारे फैमिलियों के टेलीफोन टेप होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस को कुछ हमें खुदा का खौफ करना चाहिए यार। मैंने मान लिया साफी जो नवाज शरीफ कैंप के हैं या इमरान खान कैंप के हैं, दोनों किसी से पैसे लेते हैं या दारों को बेरेल में उल्टे लटका दे। किस किस साफी ने सरकारी दौरे की है, इन सब का रिकॉर्ड मंगाए। नवाज शरीफ दौर में भी, इमरान खान के दौर में भी, मुशर्रफ के दौर में भी, वो लगड़ बगड़ सारी उम्र इनका पैसा खाते रहे। अब भी मीडिया सेल में जाके हिस्सा लेते हैं। अब अतर और काजमी आप दोनों बना लिए सीनियर साफी। मुनीब मेरा छोटा भाई है और ये सब मुझे डरा रही हैं आप। इन्हें को लगाओ पाबंदी। लेकिन ये तो बता दें साबिक चीफ जस्टिस को क्या धमकियां मिल रही हैं, किस हवाले से मिल रही हैं भट्टी साहब, ये तो बता दें जी। साबिक चीफ जस्टिस को क्या धमकियां मिल रही हैं? अपनी माँ और बाप की कब्र पे फातिहा हानी अपनी माँ और बाप की कब्र पे फातिहा हानी करने गए थे, उधर धमकियां। इधर किस साफी को जो हुकूमत में तनकीद करता है नहीं धमकियां मिल रही, और फिर नहीं कराया गया। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान का दौर मिसाली था, हरगिज मैं ये नहीं कह रहा। उस दौर में भी गलत था तो गलत था, लेकिन जियाउल हक से लेके मुशर्रफ तक कहां एक साफी पे 50-50 पर्चे हुए हैं। मुझे वो दौर बता दें। सो एक कंपैरिजन अगर करने लगेंगे मुनीब करो यार। ख्वाजा आसफ साहब आप काबिल एहतराम हैं, आप कह रहे हैं कि अदालती तारीख और तुम्हारी सियासत की हिस्ट्री क्या 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिरा दी, आसफ अली जरदारी की जुबान तुमने काटी, मोहम्मद खान जुनेजो को छुरी तुमने मारी सबसे पहले। वो यार क्या नहीं तुमने किया। सो कंपैरिजन करेंगे मुनीब फारूक, अब आपकी तरफ आते हैं, आप लीगली भी बात कर, इस पर रोशनी डाल सकते हैं। कंपैरिजन में तो कोई भी अच्छी आपको मिसाल नहीं नजर आती, बुरा है या बुरा तरीन है यही हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या अब इस तरीके से भी रिकमेंडेशंस आएंगी कि सहाफी को बैन कर दिया जाए, वो भी वीलॉग के ऊपर, व्लॉग पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। देखिए, जिस माशरे के अंदर जो राय की आज़ादी है, अगर उसको आप सल्ब करना शुरू कर देंगे, और वैसे भी राय तो हर एक की हो सकती है एज लॉन्ग एज वो कुछ जो बुनियादी हदूदों क़यूद होते हैं अगर उनके अंदर हो, एज लॉन्ग एज वो डेफेमेटरी ना हो या डेरोगेटरी जबान ना इस्तेमाल की गई हो या किसी की तस्दीक या तस्दील ना की गई हो, तो फिर तो उसमें उस सूरत में कहा जा सकता है, और वो भी कानून के तहत ही उसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है ना, अगर ऐसा कुछ हो। अदरवाइज तो कोई ऐसा मौजूद सिलसिला है ही नहीं जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि आप किसी की जबान बंदी करें। और ये किसी दौर में भी, चाहे आज का दौर है या पिछला दौर है, ये कौन सी डिफेंड करने वाली बात है। और जिसने ये किया है, इसीलिए तो अदालतें, ये जो गैग ऑर्डर्स आते हैं पैमरा की तरफ से, चंद घंटे लास्ट करते हैं और अदालतें इन्हें सेटिसाइड कर देती हैं या मुअत्तल कर देती हैं। क्यों? क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने उस वक्त बात की है, देखिए एक चीज जहन में रखिए, जो फौजदारी मामलात होते हैं या जो क्रिमिनल केसेस होते हैं या फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशंस के केसेस होते हैं, उसके अंदर तो आप ये मैक्सिमम अप्ला सकते हैं कि ही असर्ट्स मस्ट प्रूव। लेकिन जहां पर एलिगेशन है, और वो एलिगेशन ये है कि आपने ये काम किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, या तो ये बात ना हो ना कि अच्छा जी कोई जिक्र ही नहीं, कोई जज थे ही नहीं जिनको एलिवेट करना था, कोई जूनियर जज था ही नहीं। जूनियर जजेस क्यों नहीं थे? जूनियर जजेस थे और वो एलिवेट हुए, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है इस वक्त। दैट इज एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स, 2 वफाकी वुज़रा ये बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं आजम नजीर तारड़ साहब को मॉरल करेज होना चाहिए, अपने ओहदे से अलहदा होना चाहिए। लेकिन क्या फिर वो शख्सियात जिन्होंने उनसे ये करवाया, उनको अपने ओहदे पर रहना चाहिए? क्या ये जो प्रिंसिपल है सीनियरिटी का, ये ब्रीच करने पर फरिया साहबा, इशाइया मीन्स नथिंग। अगर आप समझती हैं कि इशाइये के ऊपर आ जाने से जजेस के माबैन तफरीक खत्म हो गई है,
आई एम सॉरी, ये हम ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम किसी खुशफहमी का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन है दैट इज डिस्टिंक्ट। डिवीजन तो है, लेकिन डिवीजन की बुनियाद पर क्या उस फैसले सुप्रीम कोर्ट के अहम नहीं होंगे, उनकी अहमियत कम हो जाएगी या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज साहिबान अपने कॉन्डक्ट से खुद को इज्जत दिलवाते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी इज्जत जबरदस्ती की जाए। आपका कॉन्डक्ट एग्जाम्पलरी होना चाहिए। इज्जत की बात नहीं, मैं इम्प्लीमेंटेशन और डिसीजन की बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उस पर तो सवाल ही पैदा कोई नहीं होता। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसकी डिफेंस होगी और फिर उसकी मौरिकात होंगे, बेशक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। यही इंटरेस्टिंग बात है। और ये सब ब्रेक पे मुझे जाना है, बट क्विकली इन 2 मिनट्स, कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होती लग नहीं रही है तो फिर आगे होगा क्या? नहीं, इंप्लीमेंटेशन के बगैर तो चारा ही कोई नहीं। देखिए, ये जो आईने पाकिस्तान है ना, इसकी 4 दफात ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम सतह पर लेके आती है। इसकी जो पहली दफा है जो 90 जो है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसकी 187 है जिसको कंप्लीट जस्टिस की तरफ लेके जाती है। इसकी उसके बाद आगे 204 है जो कंटेम्प्ट की इतनी लंबी दफा है, किसी और की कंटेम्प्ट नहीं। और सबसे आखिर जो है कि इट्स द ओनली इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। ना मैं कर सकता हूं, ना कोई पार्लियामेंट कर सकती है, इसका प्रेरोगेटिव है। तो ये चारों चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा पाकिस्तान में ना किसी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना पार्लियामेंट के पास है, ना किसी और। तो ये तलवार की तरह लटकता रहेगा, इंप्लीमेंट ना करें एक ना एक दिन हो जाएगा। राइट। क्विकली हम ये भी देख लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हुई हैं उनमें क्या क्या हुआ है। लेट्स हैव अ लुक। इमरान खान और उनके हामियों पर अब तक 140 से जायद FIRs दर्ज हो चुकी हैं। 25 जुलाई 2022 को इमरान खान के लॉन्ग मार्च को बदतरीन तशद्दुद के जरिए रोका गया। शहबाज गिल, आजम सवाती, शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद किया गया। इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, लेकिन अब तक उनकी मर्जी की FIR दर्ज नहीं हो सकी। इमरान खान के घर पर धावा बोलकर कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। चौधरी परवेज इलाही के घर पर धावा बोलकर गेट को तोड़ दिया गया। अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और जजेस के हवाले से ऑडियो लीक सामने आई। ये है वो बैकग्राउंड जिसमें ये बातचीत हो रही है, लेकिन उससे फिर भी हमें पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होती तो ऐसा इकबाल साहब कहते हैं नुकसान इमरान खान का ज्यादा होगा। नुकसान किसका होने जा रहा है? ज्यादा या कम पे बहस कर लें या ये बात कर लें कि इससे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो महंगाई ऑल टाइम रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है। हमने अभी आपको रिपोर्ट बताई थी जर्नलिज्म के हवाले से, दूसरे मामला भी नहीं है। पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउट प्लेसेस श्रीलंका एज एशियाज फास्टेस्ट। या आज इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। जो आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं वो भी किसी भी तरीके से प्रॉमिसिंग नहीं है। सो जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनली भी आ रही हैं, महंगाई भी है, मसाइल भी हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन कि ये हुकूमत और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, अब इलेक्शन में जाएगी, ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इलेक्शंस तो आप जब भी करवा लें, अभी करवा लें या 2 महीने बाद करवा लें, क्या इस 2 महीने के अंदर कोई ये एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकेंगे? जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमने बजट पेश करना है और बजट में हम कुछ ऐसा पेश कर देंगे तो शायद उससे हमारी जो अवाम की नज़र में हमारी जो साख है वो बहाल हो जाएगी। और दूसरा, उसके ऊपर एक और भी वो बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि वफाक के अंदर जनाब निगरान हुकूमत तो बजट नहीं पेश कर सकती, इसलिए हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन KPK में और पंजाब में क्या डेनमार्क के आइन के तहत निगरान हुकूमतें वहां पे बजट पेश करेंगी? इट मीन्स कि आइन में गुंजाइश है ना, आपको कहीं ना कहीं मिल बैठ के कोई ना कोई फैसला तो करना है। देखिए, जिस तरह अभी आप पहले भी मुनीफ साहब से भी पूछ रही थी कि फैसला आ चुका है, उस पर इंप्लीमेंटेशन होगी, नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अभी नहीं होंगे, 6 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद नहीं तो 6 साल बाद होंगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो डिक्टेटर भी होते हैं ना, जो मार्शल लगाते हैं, वो भी अपनी लेजिटिमेसी जाके सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं और उसका कवर लेते हैं, उसके पीछे छुपते हैं। बाकी देखें, अदलिया के बहुत सारे मसाइल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कोई यहाँ पे आइन के खिलाफ कोई चीज होती है तो उसको पहले अगर अदलिया से कवर मिलता है तो उसकी तौसीक आपकी पार्लियामान करती है। LFO जो है वो इसी पार्लियामेंट से हुआ, वर्दी में सदर इसी पार्लियामेंट से मुंतखब हुए, यहाँ पे सब कुछ पार्लियामेंट भी उतनी शराकतदार है। आज वो उनके पुरखों का तो पूछते रहे,
लेकिन अपना और अपने साथियों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जो आपसे कुछ चंद बरस पहले तक ये सब लोग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सबको देखने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, हम जो है बाकायदा तौर पे ये फिगर्स हैं कि हम श्रीलंका को सरपास कर गए, उससे आगे निकल गए हमारी इन्फ्लेशन। जो ये कहते थे ना कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे इसलिए हमने ये हुकूमत संभाली, तो इन्होंने हमें श्रीलंका से भी आगे पहुंचा दिया। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका से आगे निकल गया। राइट, और IMF का मुआहिदा कहीं दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा। आज रोजनामा जंग के दिखा देती हूँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ महदूद होते जा रहे हैं। इसके बावजूद 30 जून तक प्रोग्राम की मुकर्रर डेडलाइन गुजरने से कबल ही इसके अहया के इम्कान का जायजा लिया जा रहा है। $6.5 अरब की तौसीह शुदा फंड सहूलत के तहत 11वां जायजा कल बुध को लागू होने जा रहा है, जबकि इल्तवाशुदा 9वां जायजा भी अभी तक नामुकम्मल है। सो भट्टी साहब, श्रीलंका से ज्यादा महंगाई है यहाँ पर, IMF का कुछ पता नहीं चल रहा, कोई अचीवमेंट इस वक्त तो नहीं नजर आ रही सिवाय इसकी कि आपने महंगाई ऑल टाइम कर ली है, तो फिर क्यों इलेक्शन में जाएगी ये गवर्नमेंट? पर ध्यान रखिएगा भट्टी साहब, तौहीने पार्लियामेंट ना हो जाए आपके, तौहीने पार्लियामान ना हो जाए प्लीज, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। वो पहले ही बैन का उनको रिकमेंड कर दिया गया है और ये सबको। इस हुक्मरानों को मैं चैलेंज करता हूं, महंगाई इनका इशू ही नहीं है। 81 में आए थे, कितने असासे थे मेरे सामने नहीं है, मैं भी लाहौर की पैदाइश हूं। 85 में कितने थे, 90 में कितने थे, आज कितने हैं। ये जान के महंगाई करते हैं कि अवाम गुलाम रहे। रोजाना पार्लियामेंट की तौहीन होती है। उस पार्लियामेंट में कभी कानून साजी हुई है कि मैंने साफ पानी अपनी आवाम को देना है, मैंने तालीम फ्री सरकारी अपनी आवाम को देनी है। इसी पार्लियामेंट में हुआ कि मैंने सेहत की सहूलतें अपनी आवाम को देनी है। लाहौर में 50, 100, 200 प्राइवेट अस्पताल बन गए हैं, 68 से एक जना अस्पताल बना है। यार इनका ये तो चाहते हैं महंगाई हो, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका, बकौल ख्वाजा आसफ के, और जान के कर रहे हैं। डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं उस वक्त तक मुल्क डिफॉल्ट नहीं होता जब तक आपके हुक्मरान ना मिले हो। लेकिन भाटी साहब, रीजन जो ये कह रहे हैं हम डिले करना चाहते हैं इलेक्शन, वो ये कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। सो ये इन फिगर से तो ठीक होते नहीं लग रहे। नहीं, मुल्क की हालात नहीं, शिकस्त से बच रहे हैं। इमरान खान का दौर मिसाली नहीं था, अच्छा नहीं था, करप्शन हुई थी, शिकस्त से बच रहे हैं, शिकस्त से बच रहे हैं। इन्होंने कहा था कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, कर दिया। मनीफ फरूक ने साहब ने कहा ठीक है, हाँ वाकई ही इमरान खान का दौर नहीं था। इनके चचा नवाज शरीफ के वजीर आजम है, वो कहते हैं जूनियर जज क्यों बनाए, आर्मी चीफ ने किया, तो उन्हें कहे सुबह कमीशन बना दे। अच्छी बात है, इमरान खान के दौर का भी कट्टा चट्टा ले आए, उससे पहले का भी ले आए, बाद का भी ले आए, तोशाखाना भी ले आए। हाँ, लेकिन मरियम ख्वाजा आसफ साहब, आप नहायत काबिल एहतराम है, आपके वालिद साहब ज़ियाउल हक के दौर में रहे शूरा में, आपकी बड़ी कुर्बानी है फौजियों और मार्शाल्लाह के लिए, आपने बड़े फवायद लिए हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जिसने 50 रुपए के एफिडेविट में भेजा था, कभी उन जज साहब के बारे में भी पूछा है? 4 साल से वो वापस क्यों नहीं आए? मुझे नहीं समझ आती। ये पिक एंड चूज कौन कर रहा है? ये मुल्क बचाना है तो याद रख रहे रूल ऑफ लॉ होगा। हाँ, अतर का आदमी बड़ा आदमी है, आरा मीद भट्टी और मनीफ फरूक के लिए ये कानून रखना होगा, अदरवाइज हमारी दास्तान तक ना होगी, खुदा ना खास्ता दास्तानों में। नहीं, वैसे भट्टी साहब कभी मुझे सीनियर बना देते हैं, कभी बड़ा, तो मुझे तो तासुर ऐसा मिलता है कि जैसे 1948 में ऑल पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग का मैं बीट रिपोर्टर था सर, मैं इतना सीनियर, आप तो हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं सर। भट्टी साहब चलिए, लेकिन आपने एक स्टोरी तो ब्रेक BBC पे तो की हुई है जो कि तहलका मचा चुकी है, लेकिन और अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर स्टोरीज। और ये मकबूल साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है टॉक्स में से क्या निकलेगा? देखें, एक खौफ तो है दोनों तरफ, और असल मसला है कल इमरान खान साहब से जो मेरी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, उनको भी थोड़ा सा अंदाजा है कि जो मेज पे आके बैठे हैं ये बुनियादी तौर पे वो ग्रुप है जो चाहता है कि हम किसी न किसी तरह पे इस तलवार से बच जाएं। और मैंने कल मिसाल भी दी थी, जिस वक्त अयूब की भुट्टो की और उसकी टॉक्स हो रही थी, भुट्टो था, पीरजादा था और कौसर न्याजी था, उधर से मुफ्ती महमूद था, नवाजा नसरा कपूर था, एक स्पॉइलर भी था, उसका नाम था असगर खान। उसने ज़ियाउल हक को खत लिखा था कि भुट्टो पे एतबार नहीं, तुम आ जाओ। और 5 जुलाई को 9 बजे रात को मुकम्मल तौर पे तय हो गया था, अगले दिन अनाउंस होना था, तो रात को 12 बजे ज़ियाउल हक आ गया था।
लेकिन स्पॉइलर कौन है? स्पॉइलर है इस वक्त जावेद लतीफ, स्पॉइलर है इस वक्त मौलाना फजल रहमान, सुहैल मरियम नवाज, ये ग्रुप ये चाहते ये हैं कि एक दफा एक अदलिया जो है एक तलवार चलाए, क्योंकि एक बात तय है कि 14 मई को जुर्म कमिट हो जाना है। अब सजा जो है वो लाजम है कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं देती उस जुर्म की तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है टोटल मुकम्मल तौर पे। तो उस सजा की तलवार से बचने के लिए एक यह है कि मुआहदा हो जाए, और उसका रास्ता एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकल आए, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने प्रेशर भी डाला हुआ है। राइट, सो यू बेसिकली सेइंग कि मरियम नवाज का ग्रुप है, अग्रेसिव है, वो नहीं चाहती कि बातचीत हो, तो खुल के कह रही है। सबको अंदाजा हो जाता है, सबको अंदाजा। देखो ना, आप मुझे बताइए, एक आपकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, जावेद लतीफ की क्या हैसियत है बयान दे, ख्वाजा आसिफ की क्या हैसियत है बयान दे, मरियम नवाज की क्या है, तो चलो चीफ ऑर्गेनाइजर, उसके बावजूद इन लोगों को ये क्यों शुतुंगड़ियां छोड़ी जा रही हैं ताकि ये मुज़ाकरात किसी जगह पे ना पहुंचे। उसमें बल्कि आजम नजीर तारण को अपने जासूस के तौर पे छोड़ा गया है वहां उसके अंदर, ताकि मामला जो किसी तरह पे खराब न किया जाए। राइट, सो अच्छा काज़मी साहब, इसमें एक और मामला भी हमें साथ साथ नजर आ रहा है कि इलेक्शन तो अब खुलेआम लोग कह रहे हैं कि शायद नहीं होंगे, इकट्ठे इलेक्शन भी होने की कोई चांसेस नहीं है। ऐसा इकबाल साहब ने कहा नुकसान इमरान खान का होना है, क्योंकि हमने इलेक्शन आगे करने नहीं है और अब शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो। सो यू थिंक ये इस हद तक जा सकेगा ये मामला? देखिए, मसला ये है कि यहाँ पे नुकसान किसी सियासी जमात का या किसी सियासी शख्सियत, वो मसला नहीं है। हमने इस मुल्क को एक निज़ाम के तहत चलाना है। इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, दीगर इदारों की है, ये जो निज़ाम है ये किसी चीज़ के ऊपर खड़ा है। अगर आप उसकी बुनियाद ही हिला देंगे, अगर आइन और कानून जिसके ऊपर ये पूरा निज़ाम खड़ा है उसी को आप अगर डाल देंगे एक तरह से डाउट में, तो फिर तो बहुत सारे मसाइल होंगे। अब जो खान साहब कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस आप अभी डेट दें, क्या इनको नहीं पता खान साहब को कि मैं तो 2 महीने बाद भी जीत जाऊंगा? ये लोग तो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, ये 2 साल भी बैठे रहे तो उसके बाद भी इलेक्शन होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। ये खान साहब को भी पता है और हर आम बंदा भी ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन इशू ये है कि जब आपने एक दफ़ा आइन को रौंद दिया तो उसके बाद क्या गारंटी है कि आप अक्टूबर में करवाएंगे? तो अभी आप शिकस्त से खौफजदा हैं, तो क्या ये खौफ के बुत तोड़ देंगे अक्टूबर में पीडीएम वाले और इनके इत्तेहादी? मेरा नहीं ख्याल, फिर तो ये उससे भी बड़ी गेम डालने की कोशिश करेंगे। तो ये इशू है कि इनसे कमिटमेंट ली जाए आइन और कानून के मुताबिक कि जनाब ये आइन है, ये कानून है, इस पे आप हमारे साथ बैठें। ठीक है, अब यहां पे मसला हम इस नहज पे पहुंच गए हैं, चीज़ों को आगे लेके जाना है, लेकिन एक कमिटमेंट दे दी जाए कि जनाब सितंबर में या इस तारीख को हम इलेक्शंस करवाएंगे। वो ये देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं पहले हमने ये बजट पेश करना है, पहले हमने वो चीज़ पेश करनी है। तो इनकी जो अब तक की कारकर्दगी है और आइन की अमलदारी के ऊपर इन्होंने कितना उसके ऊपर काम किया या कितनी अमलदारी की, उससे फिर ये खदशात पैदा होते हैं कि आने वाले दिनों में ये मजीद इस तरह की हरकत करेंगे जहां से अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या दुआम देने के लिए ये आइन को दोबारा पसे पुश रखें। राइट, तो भट्टी साहब अब आप मुझे अंदर की खबर दें, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा? नहीं 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 नहीं, और इमरान खान के कुछ क्लोज सर्किट दूसरों की गेम खेल रहे हैं, इससे आगे नहीं कहूँगा, क्योंकि इमरान खान को भी अपनी पसंद के साफ़ी चाहिए, नून लीग को भी अपनी पसंद के साफ़ी चाहिए, इन्हें न्यूट्रल साफ़ी चाहिए ही नहीं। इन्हें ये अपनी तवक्को अब रखते हैं कि जिस तरह इनकी पार्टी के लोग इनको सियासी पार्टियों को डिफेंड करते हैं, साफ़ी भी वो करे। जबकि सहाफ़त के लिए सीनियर साफ़ी हमें कहते थे ये गाली है किसी एक पार्टी की सब तरफदारी करना। मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। इमरान खान साहब कहते हैं जुलाई से आगे नहीं जाना, और हुकूमत ने 2000 मार्च 24 की प्लानिंग की हुई है। और अतर कादमी सब मेरे भाई हैं, फिर मैं डर जाता हूँ ताकतवरों को। भाई अक्टूबर में बहुत बड़ा बम फटेगा, सितंबर में चेंजिंग होगी, हालात बहुत तेज़ी से चेंज होंगे। आज इमरान खान यकीनन मकबूल है, लेकिन मकबूलियत ग्राफ बहुत ऊपर है, अब जब भी जाएगा नीचे ही जाएगा। तो इमरान खान भी समझदार है, सितंबर से पहले इसलिए इलेक्शन चाहते हैं। अक्टूबर में तो 2-3 ऐसे फैसले आएंगे कि लग पता जाएगा पाकिस्तानी कड़ाके निकल जाएंगे। ये सब आपकी मुलाकात अभी हुई है खान साहब से, क्या लगा आपको कि उनको अंदाजा तो है कि ये इलेक्शन शायद नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन क्या उनके पास? देखिए, एक बात तो ये है कि आइन के तहत जब तक पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन नहीं होते, आरएफ अलवी को प्रेसिडेंट हाउस से कोई नहीं निकाल सकता। आज मैं पढ़ देता हूं, प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट शैल
notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. तो इलेक्टोरल कॉलेज ये तो नहीं होता, सिर्फ एक चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो शायद सितंबर में बदल जाए, लेकिन 12 अगस्त को असेंबली की टेन्योर पूरा हो रहा है। 12 अगस्त से लेके कोई 24 सितंबर तक, को डेढ़ एक महीना भी है उसके अंदर, उसमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी। तो ये हमारे लोग जो है ना वो एक्सपेक्टेशन हर तरफ लगी हुई है। मसला पता है क्या है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ रही है इसी मई के अंदर, और उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में एक अनार्की का मैं देख रहा हूं, क्योंकि इमरान खान के अक्सरियत जो लोग थे वो मायूस थे। इमरान खान थोड़े से मुतमईन थे, वो मायूस नजर आते हैं कि शायद हमें नहीं आने देंगे ये। और दूसरी ये है कि सबसे बड़ी बात जो है ना, मौत का खौफ जो है वो इस वक्त पीटीआई के ऊपर सवार है कि इमरान खान जो है वो दुनिया से चला जाएगा उसके पीछे पड़े हुए। ये किसी भी लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा खौफ होता है, और इस खौफ पे पीटीआई चल रही है। और यकीनन हमला तो हो चुका है, आपको भी तासुर लगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये खौफ है पीटीआई के अंदर? जी, उनको खुद इमरान खान हालांकि बहुत हौसले वाले आदमी है, मैं बिल्कुल शौकत खाना में मिला था, कल भी उनको तकलीफ हो रही थी, वो कह रहे थे कि नर्व्स, आज तो अस्पताल भी चले गए जी। राइट। तो असल मसला यह है कि देखिए आप खुद सोचे ना, उस हमले में उसके डोगर्स के पास जो बड़ी चीज सारी जीआईटी मैंने पढ़ी है, उसके आप अंदाजा करें कि एक स्लो मूविंग ट्रक के ऊपर 2 अतराफ से हमला करना, तीसरा नीचे से फायर करना, गोलियां लगना, और उसके बाद आपका पूरे 1 साल मजाक उड़ाना, क्या आपने ये ड्रामा किया हुआ है? राइट, इसके ऊपर कमेंट में दोनों हजरात का चाहती हूँ, कोई कमेंट ये इसमें ये है कि देखें जी, और ये सर एक क्विक कमेंट ले रही हूँ दोनों से जी। इसमें तो देखें जो खौफ है तो यकीनन पीटीआई के अंदर भी होगा कोई सियासी खौफ, लेकिन जितना मुखालफीन को खौफ है वो बिल्कुल वाज़े है। उनको पता है कि अगर इमरान खान आएगा तो कितने मसाइल होंगे। दूसरी बात, मैं आपको खबर दे दूं, जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने वाज़े तौर पे खान साहब को पैगाम भिजवाया है कि हमें आपसे कोई इशू नहीं है, आप इंतखाब जीतेंगे। हमें जितनी भी पल्स रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके मुल्क से, हमें पता है कि जिस दिन इंतखाबात होंगे आप वज़ीर आज़म बनेंगे, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। यूरोपियन यूनियन या जो मगरबी ममालिक, उसमें अमेरिका भी हो सकता है, यूरोपीय यूनियन भी हो सकती है। ये वाज़े पैगाम उन्होंने भिजवाया है, और इसका खौफ भी बहुत सारे लोगों को है। सो ये खौफ इसी तरीके से नजर आ रहा है आपको भट्टी साहब हर तरफ, कि इमरान खान को इतना बड़ा नजर आ रहा है कुछ जगहों पर? देखिए, इमरान खान की मकबूलियत और कामयाबी का खौफ की वजह से ही पीपल्स पार्टी उतनी ही शामिल है जितनी नूंग, इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे। उन्हें कहना खुदकशी करो या इलेक्शन, वो कहेंगे खुदकशी। इमरान खान की ये बज़ाहिर बादियों नजर में यकीनी कामयाबी के खौफ की वजह से ये आइन को भी पांव तले रोंद रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली भी कर रहे हैं। आज उसकी मकबूलियत ना हो, ये कल इलेक्शन करा देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में शिकस्त और इमरान खान के आने के बाद के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहे। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर कोई ताकतवर हल्के न्यूट्रल ना हुए तो इलेक्शन नहीं होंगे। बाकी गैप का इल्म अल्लाह के पास है। Right, and on this, thank you gentlemen for being on the program. We'll wrap up our show here. लेकिन जैसा कि बात हो रही थी कि किसका नुकसान ज्यादा है, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।